रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। इससे पहले हम इंतज़ामी मुश्किलात, मुहाजिरीन की आबादकारी और रेड क्लिफ की तरफ से की जाने वाली इलाकों की जो गैर मुसावी तकसीम थी, इसका ज़िक्र कर चुके हैं। लेकिन अभी हम जिन मसाइल का ज़िक्र करेंगे उनमें है असासों की तकसीम। मुश्तरका असासा जात में अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता था वो जो बर्र-ए-सगीर का बैंक था उसके अंदर रिज़र्व बैंक जिसे कहा जाता था, उसके अंदर 4 बिलियन रुपीस मौजूद थे दोनों ममालिक को देने के लिए। जबकि इसमें जो पाकिस्तान का हिस्सा था वो था कोई 750 मिलियन रुपीस का। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को जानबूझकर ये फ़ौजी असासे या दूसरे असासे जो थे ख़ास तौर पे पैसे देने, वो इसलिए पेंडिंग रखे ताकि पाकिस्तान जो है वो अपनी इब्तदाई मुश्किलात से निमट ना सके, वो जो कि तूं रहें। और भारत की जो ख्वाहिश थी कि कमज़ोर पाकिस्तान बनाना, इस तरह की ख्वाहिश जो है वो पाया तकमील को पहुँच सके। ऐसे में सरदार पटेल ने, भारत के जो सरदार पटेल थे, उन्होंने एक सौदेबाजी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें कश्मीर जो है उसका इल्हाक पाकिस्तान के साथ उसका इल्हाक भारत के साथ कर दें तो हम आपको आपके हिस्से के असासा देने पर राज़ी हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान ने अपील की बैनुल-अक़वामी दुनिया से, तो ऐसे में बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत इन्हें ना चाहते हुए भी कोई 500 मिलियन रुपीस की जो पहली किस्त थी वो अदा करना पड़ी। लेकिन आज तक अगर हम देखें तो भारत कई बार जो बकाया जात की वसूली पाकिस्तान ने वसूली का मुतालबा किया है भारत से, लेकिन ताहाल हिंदुस्तान ने 50 मिलियन रुपीस अदा नहीं किए हैं आज की डेट तक। इस हवाले से नवंबर 1947 में दोनों मुल्कों के दरमियान मीटिंग भी हुई जिसमें रकम की अदायगी का मुआहदा भी हुआ, लेकिन ताहाल इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। इसके बाद हम जिक्र करेंगे फ़ौज और फ़ौजी असासों की तकसीम का। तो पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात में से एक मुश्किल जो थी वो फ़ौज और फ़ौजी असासों की तकसीम भी थी। ऐसे में मुत्तहदा हिंदुस्तान का जो कमांडर इन चीफ़ सर क्लॉड ऑकलिंग था, वो नहीं चाहता था कि फ़ौज को तकसीम किया जाए। लेकिन बाद में जब वो राज़ी हुए तो इनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने तय किया कि तमाम फ़ौजी असासे जो हैं वो 64 और 34% और 64 और 36% के हिसाब से, यानी 64% भारत के हवाले किए जाएंगे और 36% जो है वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे और 64% हिस्सा हिंदुस्तान के हवाले किया गया और पाकिस्तान के हिस्से में 34% हिस्सा आया, 36% हिस्सा आया। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ असलहा साज फैक्ट्रीज़ की। मुत्तहदा हिंदुस्तान में 16 असला साज फैक्ट्रीज़ काम कर रही थी और उनमें से कोई भी पाकिस्तान के इलाके में जानबूझकर नहीं बनाई गई थी। यानी कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता था या कोई भी बहुत ही हसास किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनको हमेशा हिंदू पॉपुलेशन बेस्ड जो इलाके होते थे उनमें इसीलिए दानिस्ता बनाया जाता था ताकि कल को कभी वो पार्टीशन जो नहीं चाहते थे कभी अमल में आ भी जाती है तो उसका सरासर फ़ायदा जो है वो सिर्फ भारत को ही पहुँचे। उसके बाद हम बात करेंगे दरियाई पानी के मसले की। ये एक और बहुत बड़ा ऐसा मसला था जो गले में फंसी हड्डी की तरह से था और इसको सॉल्व कर किए बगैर पाकिस्तान की मईशत जो थी वो नहीं चल सकती थी। पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल फ्लॉप थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब पंजाब की पार्टीशन का ऐलान हुआ तो तकसीम हिंद के वक्त पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम जब किया गया तो दरियाओं की तकसीम का अमल भी फिर किया गया। जैसे रावी, सतलुज, ब्यास, ये जो थे ये 3 दरिया ये भारत की सरजमीन से होकर आते थे। और बैनुल-अक़वामी अगर हम कानून की बात करें तो बैनुल-अक़वामी कानून ये है कि कोई भी मुल्क दरिया का जो कुदरती रास्ता होगा उसका रुख बदल नहीं सकता है। उस दरिया का पानी जिस इलाके से गुजर रहा है वो इलाके के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पानी की इन्होंने बंदिश कर दी। पानी की बंदिश कब की? 1948 में भारत ने जब मगरबी पंजाब को यानी पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले पंजाब को जो पानी था उसका रास्ता रोक लिया। भारत के इस कदम से फिर सुबह पंजाब जो कि बहुत ही रिच एग्रीकल्चरल लैंड था जिस पे पूरा पाकिस्तान बेस करता था, वो इलाका जो था वो तो पानी की दस्तयाबी से महरूम हो गया। तो ऐसे में पाकिस्तान में ज़राअत का जो दारोमदार था वो मुकम्मल तौर पर दरियाई पानी पर था। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बना ये। उसके बाद हम बात करेंगे हेड वर्क्स।
रेडक्लिफ ने दरियाए रावी पर एक माधोपुर और दरियाए सतलुज पर वाक़ई जो फ़िरोज़पुर हेडवर्क्स थी वो भी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में होने के बावजूद भारत के हवाले कर दी। यानी जानबूझकर ये हेडवर्क्स जो थी, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो थी जहाँ से होती थी, उसको भारत के हवाले कर दिया। बाद भारत ने दरियाए सतलुज पर डैम बनाने का फ़ैसला किया, जिससे पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत जो थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह होने का अंदेशा था। तो इसमें पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज किया और इस मामले के लिए पाकिस्तान ने आलमी दुनिया से रब्ता किया। ऐसे में यहाँ पे हम जिस पॉइंट का जिक्र करेंगे वो है सिंध तास मुआहदा। सिंध तास मुआहदा क्या था कि 1960 में आलमी बैंक के सदर थे मिस्टर ILF, उनकी निगरानी में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा हुआ, जिसे हम सिंध तास मुआहदा कहते हैं। इसकी रूह से आपने ये पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छे से जहन में रखना है कि इसकी रूह से अगर आप पाकिस्तान के मैप को अपने हाथ में रखें, सामने रखें, तो राइट हैंड साइड पर आपको नज़र आएंगे 3 बहते दरिया जो थे रावी, सतलुज और ब्यास, जो कि भारत की डायरेक्शन की तरफ अगर आप देखें ईस्टर्न साइड में, तो ये 3 दरिया जो थे वो बहते थे। इनको भारत की तहवील में दे दिया गया, यानी इनके पानी पे भारत का हक तस्लीम किया गया। जबकि पाकिस्तान के अगर आप वेस्टर्न साइड पे देखें तो 3 दरिया जिनमें सिंध, जेहलम और चनाब थे, ये पाकिस्तान के हिस्से में आए। यानी मशरक़ी दरिया जो ईस्टर्न डायरेक्शन में भारत की तरफ मौजूद थे और वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जो पाकिस्तान में मौजूद थे, ये इन दरियाओं के पानी पे पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया, यानी इनके पानी को पीछे रोका नहीं जा सकता है। मुआहदे की तौसीक जो थी वो 1961 में अमल में आई, जिसके तहत 2 बड़े डैम जो कि मंगला और तरबेला डैम ये तामीर किए जाएंगे और 7 लिंक केनाल्स जो थी वो भी तामीर करने की बात की गई। यानी ये लिंक केनाल्स क्या थी, जो एक दरिया का पानी दूसरे दरिया में डालती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के फिर रावी, सतलुज और ब्यास के जो ज़रई इलाके थे उनको पानी की दस्तयाबी मुमकिन ना रही थी, इसमें पानी बहुत ही कम हो गया था। लिहाजा सिंध, झेलम और चनाब की दरियाओं से पानी को ट्रांसफ़र किया गया इन दरियाओं की तरफ, ताकि ये जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है इसको भी सैराब किया जा सके। बहुत शुक्रिया।